हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मनीष सुकर्मा और आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमवी क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। मैं आज आपके लिए लाया हूं कक्षा 10वीं समाज विज्ञान प्री बोर्ड पेपर का संपूर्ण सॉल्यूशन, जो कि आपको प्री बोर्ड पेपर में लिखना है और आपको इस वीडियो में संपूर्ण सॉल्यूशन सही एवं सटीक दिखाया जाएगा। तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको एक ही वीडियो में प्री बोर्ड पेपर कक्षा 10वीं समाज विज्ञान का संपूर्ण सॉल्यूशन दिखाया जा रहा है। तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपको ऐसे ही अन्य विषयों के पेपर के सॉल्यूशन चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब एवं बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर कर रखें, जिससे हम जो भी वीडियो अपलोड करें आप तक पहुँचे सबसे पहले। तो चलिए आज की इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। प्रश्न क्रमांक 6 में आपको देखना है कि प्रश्न क्रमांक 6 में आपको क्या लिखना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या अपनी कॉपी में नोट करते चलिए। तो प्रश्न क्रमांक 6 में आपको लिखना है, सन 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ का पर्यावरण एवं विकास के मुद्दों पर केंद्रित एक सम्मेलन ब्राजील के रियो डी जेनेरो में हुआ। इस सम्मेलन को पृथ्वी सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। सभी राष्ट्रों के निवेदन किया गया कि वह प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखे, पर्यावरण के प्रदूषण को रोके तथा सतत विकास का रास्ता अपनाए। तो आपको प्रश्न क्रमांक 6 में यही लिखना है और आपको प्रश्न क्रमांक 6 का जो पेपर है आपको दे दिया गया है, उसमें से आपको देख लेना है और उस आंसर को आपको उस प्रश्न के आंसर में लिख देना है। प्रश्न क्रमांक 6 का आंसर आपका पूर्ण हो जाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या अपनी कॉपी में नोट करते चलिए। तो चलिए प्रश्न क्रमांक 7वें का आंसर देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 7वें का आंसर देखिए, भारत में आरक्षित वन से आशय उन वनों से है जिनको कुछ सीमा तक संरक्षित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अर्थात भारत में जो आरक्षित वन है वह वनों जिनको कुछ सीमा तक संरक्षित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है उन्हें आरक्षित वन कहते हैं। इस शब्द का सबसे पहले उपयोग भारतीय वन अधिनियम 1929 में हुआ था। भारत का पहला आरक्षित वन सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। तो आपको आरक्षित वन के बारे में लिखना था, आपको यह आरक्षित वन के बारे में लिख देना है और आपका प्रश्न क्रमांक 7वां पूर्ण हो जाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या अपनी कॉपी में नोट करते चलिए। तो प्रश्न क्रमांक 8वें को देख लीजिए। प्रश्न क्रमांक 8वें में आपको रबी की फसल एवं खरीफ की फसल की विशेषता लिखनी है। तो आप रबी की फसल की विशेषता देख लीजिए। रबी की फसलें नवंबर व दिसंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। रबी की फसलों में जो मुख्य फसल है गेहूँ, चना, जौ, मटर, तिलहन आदि रबी की फसलें होती हैं। रबी की फसलें क्या क्या होती है? गेहूँ, चना, जौ, मटर, तिलहन। दलहन फसलों के ऋतु में प्रमुख फसलें हैं। दलहन फसलें इस ऋतु में प्रमुख फसलें होती हैं। मूंग और उड़द भी इसी की फसलें हैं। तो रबी की फसल में उत्तरी पश्चिमी भाग में पछुआ चक्रवातों के प्रभाव से कुछ वर्षा हो जाती है, जो गेहूं की फसल के लिए बहुत ही लाभदायक होती है। तो आपको रबी की फसल के बारे में 2 विशेषता लिख लेनी है, आपको 3 विशेषता दिखा दी गई है। तो आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है या अपनी कॉपी में नोट करते चलना है। तो आपको अब खरीफ की फसल की विशेषता लिखनी है, तो आप खरीफ की फसल की विशेषता देख लीजिए। खरीफ की फसल की विशेषता में आपको लिखना है, यह फसल जून जुलाई में बोई जाती है। जो यह फसल होती है ये जून जुलाई में बोई जाती है, वह दिसंबर अक्टूबर में काट ली जाती है। खरीफ की फसल की जो मुख्य फसलें हैं चावल है, ज्वार, बाजरा, मक्का, मूंगफली, जूट एवं कपास खरीफ की मुख्य फसलें हैं। इस ऋतु में दलहन का उत्पादन भी किया जाता है। अरहर एक दीर्घ अवधि की दलहनी फसलें हैं। तो आपको यह 2 विशेषता इस प्रश्न में खरीफ की फसलें की लिख देनी है। और तीसरी विशेषता भी देख लीजिए, खरीफ की फसल पूर्ण रूप से वर्षा पर निर्भर होती है। जो खरीफ की फसल होती है वर्षा ऋतु में होती है, तो यह पूर्ण रूप से वर्षा पर निर्भर होती है। दक्षिण पश्चिमी मानसून की अरब सागरीय शाखा एवं बंगाल की खाड़ी के मानसून द्वारा इस ऋतु में वर्षा होती है। जो इसमें वर्षा होती है वह किसके कारण होती है ये आपको नहीं लिखना है, आपको सिर्फ इतना लिख लेना है कि खरीफ की फसल पूर्ण रूप से वर्षा पर निर्भर होती है और आपको खरीफ की कुछ फसलों के नाम बता देना है और यह फसल जून जुलाई में बोई जाती है, यह लिख देना है।
प्रश्न क्रमांक 9 को देख लीजिए आप। प्रश्न क्रमांक 9 में आपको लिखना है, देख लीजिए प्रश्न क्रमांक 9। प्रश्न क्रमांक 9 आपको कुछ इस प्रकार दिया गया है। औद्योगिक क्रांति किसे कहते हैं आपको लिखना था। तो औद्योगिक क्रांति से आशय उद्योगों की प्राचीन परंपरागत और धीमी गति को छोड़कर नई वैज्ञानिक तथा तीव्र गति से उत्पादन करने वाले यंत्रों व मशीनों का प्रयोग किया जाना है। इस प्रकार उत्पादन के साधनों में अमूल चूल परिवर्तन हो जाना ही औद्योगिक क्रांति है। औद्योगिक क्रांति के बारे में लिखना था। तो औद्योगिक क्रांति में आपको लिखना है प्राचीन परंपरागत एवं धीमी गति को छोड़कर वैज्ञानिक एवं तीव्र गति से उत्पादन करने वाले यंत्रों व मशीनों का उपयोग ही जो है औद्योगिक क्रांति है। तो प्रश्न क्रमांक 9 इस प्रकार आपका पूर्ण हो जाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कॉपी में नोट करते चलिए। तो चलिए प्रश्न क्रमांक 10वां देख लीजिए। प्रश्न क्रमांक 10वें में आपको देखना है, प्रश्न क्रमांक 10वां देख लीजिए आप। प्रश्न क्रमांक 10वें में देखना है पंचांग एक प्राचीन हिंदू कैलेंडर को कहा जाता है। आपको लिखना है कि पंचांग किसे कहते हैं। तो पंचांग जो है एक प्राचीन हिंदू कैलेंडर है जिसका उपयोग हम डेट यानी कि तारीख देखने के लिए करते हैं या विभिन्न मुहूर्तों को निकालने के लिए भी पंचांग का उपयोग किया जाता है। पंचांग पाँच अंग शब्द से बना है। हम इसे पंचांग इसलिए कहते हैं क्योंकि यह 5 प्रमुख अंगों से बना है। वो 5 प्रमुख अंग नक्षत्र, तिथि, योग, करण और वार है। यह 5 अंगों से मिलकर बना है, इसलिए इसे पंचांग कहा जाता है। सो आपका यह क्वेश्चन इस प्रकार पूर्ण होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या अपनी कॉपी में नोट करते चलिए। तो पंचांग के बारे में लिखना था। तो पंचांग एक प्राचीन हिंदू कैलेंडर है और यह 5 अंगों से मिलकर बना है, इसलिए इसे पंचांग कहते हैं। वह अंग है नक्षत्र, तिथि, योग, करण और वार। तो प्रश्न क्रमांक 11वें की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 11वें को देख लीजिए आप। प्रश्न क्रमांक 11वें में आपको लिखना है एफ्रो अमेरिकन अश्वेत राष्ट्र उन अफ्रीकी लोगों के वंशजों के लिए प्रयुक्त होता है जिन्हें 17वीं शताब्दी अर्थात 17वीं सदी में लेकर 19वीं सदी की शुरुआत तक अमेरिका में गुलाम बनाकर लाया गया था। आपको लिखना था एफ्रो अमेरिकन किसे कहते हैं। तो एफ्रो अमेरिकन के बारे में आपको लिख देना है कि वह गुलाम जिन्हें 17वीं सदी से 19वीं सदी के शुरुआत में अमेरिका में गुलाम बनाकर लाया गया था, उन्हें एफ्रो अमेरिकन कहते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 12वें को देख लीजिए। प्रश्न क्रमांक 12वें में आपको लिखना है सरकार का निर्माण जन निर्वाचन प्रतिनिधियों के द्वारा होता है और वे सभी लोगों के प्रति उत्तरदायित्व होते हैं। दूसरा आपको लिखना है सत्ता के लिए प्रतिस्पर्धा खुले तौर पर होते हैं, गुप्त नहीं, क्योंकि खुले चुनाव द्वारा ही संपन्न होती है। तीसरा आपको लिखना है चुनाव सार्वभौमिक व्यस्त मताधिकारी पर समय पर होते हैं। जो चुनाव के बारे में आपको लिखना था, आपको यह 3 पॉइंट लिख लेना है। और आपका जो प्रश्न क्रमांक 12वें का अथवा है, यह 12वें का प्रश्न क्रमांक अथवा है, तो आपको इसे लिख लेना है और आपका यह प्रश्न क्रमांक 12वां पूर्ण हो जाता है। चलिए प्रश्न क्रमांक 13वें को आप देख लीजिए। प्रश्न क्रमांक 13वें में आपको लिखना है प्रश्न क्रमांक 13वें में लिखना है जब किसी एक वस्तु या सेवा के बदले दूसरी वस्तु या सेवा का लेन देन होता है तो इसे वस्तु विनिमय कहते हैं। आपको वस्तु विनिमय के बारे में लिखना था। तो इसमें जब हम एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु को लेते हैं तो उसे वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। जैसे कि हम एक गाय लेकर 10 बकरियां देना है, जैसे कि हम एक गाय ले लेते हैं और उसके बदले में 10 बकरियां दे देते हैं, तो इसे वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 13वां इस प्रकार आपका पूर्ण हो जाता है। आपको वस्तु विनिमय प्रणाली के बारे में बताना था। प्रश्न क्रमांक 14वें को देख लीजिए। 2 देशों के मध्य होने वाले वस्तुओं के परस्पर विनिमय या आदान प्रदान को विदेशी व्यापार कहते हैं। आपको प्रश्न क्रमांक 14 में विदेशी व्यापार के बारे में लिखना था। तो 2 देशों के मध्य होने वाले वस्तुओं के परस्पर विनिमय या आदान प्रदान को विदेशी व्यापार कहते हैं, अर्थात विदेशों के बीच व्यापार को विदेशी व्यापार कहते हैं। जो देश माल भेजता है उसे निर्यातक कहते हैं। जो देश माल लेता है या माल मंगाता है उसे आयातक कहते हैं।
तो जो देश देता है उसे निर्यातक कहते हैं तथा जो देश लेता है उसे आयातक कहते हैं, और जो दोनों देश आदान प्रदान करते हैं उसे विदेशी व्यापार कहते हैं। तो इसका प्रश्न आपका पूर्ण हो जाता है, प्रश्न क्रमांक 14। चलिए प्रश्न क्रमांक 15 को आप देख लीजिए। प्रश्न क्रमांक 15 में आपको लिखना है उपभोक्ता जागरूकता एक उपभोक्ता के रूप में अपने अधिकारों के किसी व्यक्ति समझ उपलब्ध उत्पादों में सेवाओं के विपणन किया जाता जा रहा है और बेचा के विषय में एक उपभोक्ता के रूप में अपने अधिकारों के लिए किसी व्यक्ति द्वारा किया जा रहा है। इस अवधारणा के 4 श्रेणियों के सहित सुरक्षा, पसंद, जानकारी और सुना जाने का अधिकार शामिल है। आपको उपभोक्ता जागरूकता के जो है उसके बारे में लिखना था, तो आपका यह प्रश्न क्रमांक 15 पूर्ण हो जाता है। आपको प्रश्न क्रमांक 15 में उपभोक्ता जागरूकता के अधिकार जो है उन्हें लिखना था, तो आपको यह लिख लेना है और आपको यह प्रश्न पूर्ण सही है तो आपको इसे बिना किसी डाउट के अपनी कॉपी में लिख देना है और आपको पूर्ण अंक मिला जाएंगे। तो आपको प्रश्न क्रमांक 16 में धात्विक खनिज के बारे में लिखना है। तो वे खनिज पदार्थ जिनमें धातु के अंश प्रधानता से पाए जाते हैं या प्रधानता पाई जाती है, धातु की प्रधानता पाई जाती है, उन्हें धात्विक खनिज कहते हैं। अर्थात वे खनिज जिनमें धातु की प्रधानता होती है उन्हें धात्विक खनिज कहते हैं। लौह अयस्क, मैग्नीज, क्रोमाइट, पाइराइट, टंगस्टन, निकिल और कोबाल्ट सामान्यतः धात्विक खनिज है। जो आपको यह दिखाए गए धात्विक खनिज के उदाहरण है। लौह अयस्क, मैग्नीज अयस्क, क्रोमाइड, पाइराइट, टंगस्टन, निकिल और कोबाल्ट आपके जो है धात्विक खनिज हैं। तीसरे में आपको लिखना है खानों में निकलने वाले इनमें से अनेक अशुद्धियाँ का मिश्रण रहता है अतः प्रयोग करने के पूर्व इनका परिष्करण करना आवश्यक होता है। जो धात्विक खनिज होते हैं इनमें बहुत ही अशुद्धियाँ होती है अर्थात इनके उपयोग के पूर्ण हमें इनकी शुद्धि करना आवश्यक होती है। चौथे में आपको लिखना है धात्विक खनिज ताप एवं विद्युत के सुचालक होते हैं। जो धात्विक खनिज होते हैं ये ताप एवं विद्युत के सुचालक होते हैं। तो आपको धात्विक खनिज के बारे में ये 3-4 पॉइंट लिख देने हैं और आपके अधात्विक खनिज के जो है वो लिखना है आपको। अधात्विक जिन खनिज पदार्थों में लोहा धातु या धात्विक अंश नहीं पाए जाते हैं उन्हें अधात्विक खनिज कहते हैं। नाइट्रोजन, पोटास, अभ्रक, जिप्सम, कोयला व पेट्रोलियम प्रमुख अधात्विक खनिज हैं। और अधात्विक खनिज में जो है विद्युत का चालन नहीं होता है, ना ही विद्युत का चालन होता है और ना ताप का चालन होता है। तो आपको लिखना है धात्विक खनिजों में अशुद्धियाँ बहुत अधात्विक खनिजों में अशुद्धियाँ बहुत कम पाई जाती है अतः के परिष्करण का आवश्यकता नहीं पड़ती है। इनके परिष्करण अर्थात इन्हें शुद्ध करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जो अधात्विक खनिज होते हैं ये ताप एवं विद्युत के कुचालक होते हैं। तो आपको यह लिख लेना है। आपका प्रश्न क्रमांक 16 पूर्ण हो जाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या अपनी कॉपी में नोट करते चलिए। तो चलिए प्रश्न क्रमांक 17 को और देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 17 में आपको औद्योगिक जो है औद्योगिक उपस्थिति में औद्योगिक अवस्थिति को प्रभावित करने वाले 3 मानवीय कारक को लिखना है। तो औद्योगिक अवस्थिति को जो प्रभावित करते हैं उनके 3 मानवीय कारक को आपको लिखना है। तो पहला आपको लिखना है श्रम, दूसरा बाजार तथा तीसरा आपको लिखना है परिवहन एवं संचार की सुविधा। तीसरे में आपको लिखना है परिवहन एवं संचार की सुविधा। तो आपको औद्योगिक अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक लिखने थे और 3 कारक लिखने थे। तो आपको लिख देना है श्रम, बाजार एवं परिवहन एवं संचार के सुविधाएं आपको लिख देना है। तो प्रश्न क्रमांक 17 इस प्रकार आपका पूर्ण हो जाता है। प्रश्न क्रमांक 18 को देख लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। भारत में बुनकर व न केवल भारत के बुनकर न केवल ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए मोटा कपड़ा बोलते थे बल्कि अन्य यूरोपीय कंपनी के साथ साथ भारतीय व्यापारियों के लिए भी इस तरह का कपड़ा बनाते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी कपड़ा उत्पादन और व्यापार एकाधिकार पर नियंत्रण करना चाहती थी अतः उनसे गुमास्ता की नियुक्ति की जो बुनकर की निगरानी रखते थे और कच्चा माल खरीदने के लिए उन्हें पैसे के रूप में कर्जा देते थे। तो आपको प्रश्न क्रमांक
18वें में यह लिख देना है। और प्रश्न क्रमांक 18वां आपको कुछ इस प्रकार पूर्ण होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या अपनी कॉपी में नोट करते चलिए। तो प्रश्न क्रमांक 19 में आपको विपक्ष की भूमिका लिखनी है। प्रश्न क्रमांक 19 में आपको विपक्ष की भूमिका लिखनी है। तो आप प्रश्न क्रमांक 19 में विपक्ष की भूमिका 4 के 4 पॉइंट लिख देना और आपको पूर्ण से पूर्ण नंबर मिल जाएंगे। तो विपक्ष की भूमिका आपको लिखना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या अपनी कॉपी में नोट करते चलिए। तो विपक्ष संवाद एवं उसकी समितियों के अंदर और संसद के बाहर मीडिया में और एक जनता के बीच दिन प्रतिदिन आधार पर सरकार के कामकाज पर प्रतिक्रिया करता है, सवाल करता है और इसकी निगरानी करता है। विपक्ष दूसरा आपको लिखना है, विपक्ष की भूमिका यह सुनिश्चित करना है कि सरकार संवैधानिक सुरक्षा घेरा बनाए रखे है। आपको विपक्ष की भूमिका लिखनी है। तो विपक्ष की भूमिका के बारे में आपको 4 पॉइंट लिख लेने हैं और आपको यह 4 पॉइंट लिखने के बाद आपका यह प्रश्न जो है प्रश्न क्रमांक 19वां आपका पूर्ण हो जाता है। आपको प्रश्न क्रमांक 21वां देख लेना है। प्रश्न क्रमांक 21वें में आपको जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में लिखना है। तो आप जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में लिख लीजिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या अपनी कॉपी में नोट करते चलिए। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड भारत के पंजाब प्रांत के अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के निकट जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1929 बैसाखी के दिन हुआ था। रॉलेट एक्ट के विरोध में करने के लिए एक सभा हो रही थी जिसमें जनरल डायर नामक एक अंग्रेज ऑफिसर ने अकारण उस सभा में उपस्थित भीड़ पर गोलियां चला दी, जिसमें 400 से अधिक व्यक्ति मारे गए और 2000 व्यक्ति घायल हो गए। डिप्टी कमिश्नर कार्यालय में 484 शहीदों की सूची है, जबकि जलियांवाला बाग में कुल 388 शहीदों की सूची है। ब्रिटिश राज के अभिलेख इस घटना में 200 लोगों के घायल होने और 379 लोगों के शहीद होने की बात स्वीकार करते हैं। और पुरुष 41 नाबालिग लड़के और एक 6 सप्ताह का बच्चा था। अनाधिकारिक आंकड़ों के अनुसार 1000 से अधिक लोग मारे गए तथा 2000 से अधिक लोग घायल हो गए थे। जलियांवाला बाग में जो जनरल डायर है वहाँ पर जलियांवाला बाग में एक सभा हो रही थी रॉलेट एक्ट के विरुद्ध में, और जनरल डायर ने अकारण ही उस भीड़ पर गोलियां चलाना प्रारंभ कर दिया और उसमें 1000 व्यक्ति मारे गए व 2000 व्यक्ति घायल हो गए। आपको यह जलियांवाला बाग के बारे में लिख देना है। यदि किसी एक घटना ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम पर सबसे अधिक प्रभाव डाला तो वह है अघन्य हत्याकांड ही था। माना जाता है कि यह घटना ही भारत में ब्रिटिश शासन के अंत की शुरुआत थी। जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है, यह हत्याकांड ही जो भारत की स्वतंत्रता का एक महत्वपूर्ण कारण है और इसी के बाद हमारे भारत की स्वतंत्रता का कार्य प्रारंभ हो गया था। क्योंकि जो अंग्रेजों ने हमारे जलियांवाला बाग हत्याकांड में जो लोगों को शहीद कर दिया था उसके विरुद्ध भारत की जो क्रांतिकारी थे वो भड़क उठे थे और ब्रिटिश संसद के विरुद्ध वह लड़ उठे थे। तो आपको प्रश्न क्रमांक 22वें में देख लेना है। प्रश्न क्रमांक 22 में क्या लिखना है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या अपनी कॉपी में नोट करते चलिए। तो प्रश्न क्रमांक 22 का आप यहाँ से एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रश्न क्रमांक 22 का आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रश्न क्रमांक 23वें को देख लीजिए, एक स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले लीजिए और एक स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले लीजिए। तो प्रश्न क्रमांक 23 आपका इस प्रकार पूर्ण हो जाता है। प्रश्न क्रमांक 23 को आपको लिख लेना है और फिर प्रश्न क्रमांक 24 को आपको देखना है। तो प्रश्न क्रमांक 23 ही आपके प्रश्नों थे। तो प्रश्न क्रमांक 23 1-6 से लेकर आपको प्रश्न क्रमांक 23 तक के आंसर दिखा दिए गए हैं। अगर आप इन्हें अपनी कॉपी में नोट कर लेते हैं तो आपके कुछ भी नंबर काटने की जो समस्या है, आपको संपूर्ण प्रश्न के आंसर सही दिखाए जा रहे हैं, तो आप इनको अपनी कॉपी में नोट कर दीजिए और आपको पूरे के पूरे अंक जो है प्राप्त हो जाएंगे। 80 में से 80 अंक आपको इन प्रश्नों को अपनी कॉपी में लिखने के बाद आपको 80 में से 80 अंक ही मिलेंगे। सो आपकी यह वीडियो यहीं पर समाप्त होती है और अगली वीडियो में आपको इसके आगे के पेपर का सॉल्यूशन दिखाया जाएगा। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर कर रखिए और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर कर रखिए, जिससे हम जो भी वीडियो अपलोड करें आप तक पहुँचे सबसे पहले।